ठीक है, इन लास्ट क्लास वी हैव discussed about the different types of unemployment, in which we have discussed about the disguised unemployment, structural unemployment, open unemployment, seasonal unemployment, cyclic unemployment, then Keynesian unemployment, frictional unemployment and एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी बीच में मैंने आपको जब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बताया तो बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस भी बताए थे, रिसेशन, बूम, डिप्रेशन एंड रिकवरी। क्लियर, तो ये चीजें भी मैंने आपको बताई हुई थी। आफ्टर दैट अब मैं बात कर रहा था कि इंडिया में जो होगा अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा सबसे ज्यादा है। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा मिलता है वो है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री और इन विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सो गुड, एक ये बड़ा रीजन है। एंड आफ्टर दैट और क्या बचा, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। बेसिकली एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट हमें डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरीवन इज एजुकेटेड। भाई हर कोई पढ़ा लिखा है, तो वहां जो अनएम्प्लॉयड होंगे वो कैसे होंगे, एजुकेटेड ही होंगे। बट इंडिया में ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज क्वाइट गुड एंड द नंबर ऑफ एजुकेटेड इज इंक्रीज्ड। अभी बढ़ गया तो इंडिया में भी हमको ये देखने को मिलेगा। क्लियर। अच्छा, इसके बाद बात करते क्या, इसके बाद हम लोग बात करते एक पॉइंट होता है ग्रीन शूट्स क्या होते हैं। व्हाट इज ग्रीन शूट्स? तो ग्रीन शूट्स की बात करूं जब रिसेशन का टाइम चल रहा होगा, रिसेशन का टाइम चल रहा है और किसी सेक्टर में थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए, उसी को हम ग्रीन शूट बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग रिसेशन ग्रोथ इन एनी सेक्टर इज नोन एज ग्रीन शूट। पेड़ खड़ा हुआ सूखा हुआ, उसमें कहीं छोटी सी एक कली दिख जाए तो क्या है, ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा। जरूर हो सकता है, लेकिन है नहीं ऐसा अभी नहीं। ये आपकी थ्योरी है, जब आप इकोनॉमिस्ट बन जाए तो कर दीजिएगा। देन अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर दी। देन नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो सबसे पहले इसमें आता है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आता है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो जब आपको जॉब्स मिलती है दो टाइप की होती है, एक तो परमानेंट और एक टेम्परेरी। तो जो फॉर्मल जॉब्स होती है कैसी होती है, दीज आर परमानेंट जॉब्स, दीज आर परमानेंट जॉब्स। और क्या है, इनके साथ आपको क्या मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद द जॉब बेनिफिट्स। ठीक है, क्या हुआ, हाँ ठीक है। और इन बेनिफिट्स की मैं जैसे बात करता हूं, क्या आपको मिलता है, पीएफ, प्रोविडेंट फंड मिलता है। देन और क्या, पेंशन, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो दीज आर कवर्ड अंडर द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। पीएफ को आपको पता है जब बंदा रिटायर होता है लमसम अमाउंट उसको क्या होता है, रिटायरमेंट के टाइम दे दिया जाता है। देन अगर पेंशन की बात करो, पेंशन क्या है, बेसिकली अभी तो पेंशन स्कीम खत्म हो गई, लेकिन लोग क्या है जो पुराने हैं जॉब कर रहे हैं उनको रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, उनकी सैलरी का ऑलमोस्ट हाफ पार्ट एज अ पेंशन आता है। इंश्योरेंस क्या है कि अगर आप बीमार हो गए तो अभी इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत कॉमन है, हर कोई इंश्योरेंस करा रहा है। आप बीमार हो रहे हैं, आपका चोरी हो रहा है, आग लग रहा है, हर चीज के लिए इंश्योरेंस है। अगर कोई भी लॉस होता है, अगर आपने उस चीज का इंश्योरेंस कराया है तो क्या होगा, वो फर्म बेयर करेगी। बेसिकली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस होता है। क्लियर। देन और क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर में किसी भी बंदे को फायर करना इजी नहीं होता है। परमानेंट जॉब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को हटाया नहीं जा सकता, हटाया जाएगा, बट कैसे, फायरिंग कैन बी विद लीगल प्रोसेस, फायरिंग कैन बी डन विद लीगल प्रोसेस। जैसे क्या हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल जॉब जहां देखते हैं लोगों को क्या होता है, आ जाए भैया कल से मत आना,
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल जॉब। इनफॉर्मल जॉब्स में क्या होगा? तो पहली बात क्या, दीज आर टेम्परेरी जॉब्स, और इनमें क्या है, इनमें कोई भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, नो बेनिफिट्स, यहां पे आपको बेनिफिट्स नहीं मिले। क्लियर? अब ये जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है इनफॉर्मल जॉब्स वाला, बेसिकली इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, ये दो टाइप का हो सकता है। एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल, फर्स्ट वन इज ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, एंड अनदर वन इज कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। दो तरीके से हो सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है और एक कैजुअल होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या होता है कि एक फिक्स टाइम कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको पेमेंट भी फिक्स दे दिया जाएगा, लेकिन उस जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका और काम देने वाले का कोई लेना देना नहीं, प्लस इसमें कोई सरप्लस बेनिफिट्स भी नहीं है। जैसे कि आप मकान में ठेकेदार को बुलाते हो कि भैया हमको हमारा घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए जब ठेकेदार को बुलाते हो क्या बोलते हो आप उसको, भैया हम आपको इतना अमाउंट देते हैं, आप क्या करोगे, हमारा घर बना के दोगे। तो क्या करता है, जब तक आपका घर बन रहा है तब तक तो आपका कॉन्ट्रैक्टर से रिलेशंस हैं, लेकिन जिस दिन घर कंप्लीट हो गया उस दिन खत्म हो जाएंगे। बिजनेस पर्पस से देखा जाए तो कोई रिलेशन नहीं, सोशल रिलेशन है आपके, वो बात अलग है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, उन्होंने कहा भैया आपका फिक्स टाइम क्या था कि आपका जब तक मकान बन जाएगा, वो आपका टाइम था मकान बनने का टाइम, और उसके लिए उन्होंने एक चार्ज बताया था, फिक्स चार्ज था। तो यहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में फिक्स्ड चार्ज एंड फिक्स टाइम पीरियड। क्लियर? एंड अनदर वन इज कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, जो आपके डेली वेजेस एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जैसे लेबर, यहां पे कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। पहली बात तो रिकॉर्ड तो छोड़ो, यहां पे कोई जॉब की सिक्योरिटी भी बिल्कुल नहीं है। अब देखो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होगी? नहीं होगी, फॉर्मल सेक्टर में होती है। इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। और वहीं अगर इनफॉर्मल में कैजुअल में आ जाओगे तो बिल्कुल ही हालत बहुत बुरी। तो यहाँ पे कौन आते हैं, यहाँ डेली वेज लेबर्स आते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गया, ये दोनों क्लियर है। अभी देखो, अभी मैंने आपको बताया फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल। अब हमें बात करनी क्या, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं। वैसे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग होते हैं। क्लियर? ये नोट कर लोगे, आगे बात बढ़ाते हैं। तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगला है ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयमेंट कैसे हैं, दीज एम्प्लॉयमेंट्स आर डन बाय द रजिस्टर्ड कंपनीज। क्लियर? जैसे क्या है, जो काम किससे कौन कर रहा हो, रजिस्टर्ड फर्म या कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो क्या है, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर। या रजिस्टर्ड ना हो तो क्या हो, ऐसे लोग जो 10 से ज्यादा वर्कर को हायर कर रहे हो। क्या करते हैं, हायरिंग मोर देन 10 वर्कर्स। वर्कर्स कितने होंगे, 10 से ज्यादा होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल आप क्या लोगे,
जितने भी आपके बड़े बड़े पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर में, वो हो सकते हैं, पीडब्ल्यूडी बिल्कुल हो सकता है। देन धीरू भाई अंबानी जी, मतलब रिलायंस, वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वो भी क्या है, रजिस्टर्ड है, 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर करता है। और क्या करता है, टाटा है आपका, इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, रिलायंस, टाटा, देन PSUs, etc. All these are comprised under organized sector, organized और formal sector employment। लेकिन है क्या, देखो, जब आप एक परमानेंट एम्प्लॉय को हायर करते हो तो आप उसको परमानेंट जॉब देनी पड़ेगी, उसको हायरिंग और फायरिंग में भी तकलीफ होगी, बिकॉज आपने जब उसको परमानेंट किया हुआ है यानी फॉर्मल जॉब में रखा हुआ है तो क्या होगा, उसको हटाने के लिए आपको लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर इनफॉर्मल वे में रखा है तो ऐसे हटा दो। तो बेसिकली जो आपका ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर है, यहां पे दोनों टाइप का एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। क्लियर, इट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर, क्यों, अब देखो बड़े कंपनीज हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट के काम तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे काम भी उनको करवाने होते हैं। जैसे अब तार जोड़ने का काम है तो अंबानी जी तो आएंगे नहीं, या उनका सीईओ आएगा नहीं, आएगा तो कौन आएंगे, छोटे छोटे वर्कर्स आते हैं। तो ऐसे छोटे वर्कर्स वो क्या करते हैं, वो इनफॉर्मली हायर करते हैं। ठीक है, काम हो जाए, अपना काम करो और निकल। या कई बार क्या है, जैसे अब रिलायंस वालों का इंटरनेट चल रहा है, जियो केबल, अब जियो केबल का काम क्या करेंगे, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे देंगे, भैया ऐसा है आपको कानपुर में, पूरे कानपुर में वायर फैलानी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दो, भैया इतना पैसा लो, आप पूरा वायर दे दो, काम खत्म। ये तो इनफॉर्मल में आ गया ना। ठीक है, और क्या हो सकता है, जो छोटे छोटे लेबर्स अब उसमें भी लगे होंगे, लेबर आ रहे होंगे डेली वेजेस, तो क्या करेंगे, वो तार लगाते होंगे, अगले दिन अगर उसने काम सही से नहीं किया, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो क्या हो जाएगा, उसके साथ भगा देंगे। ये कैजुअल भी इसी में आ जाता है। अब देखो उन्होंने वायर डलवा दी, वायर डलवाने के बाद वायर चल रही, वायर किस लिए डाली गई थी, इंटरनेट। अब इंटरनेट उनको क्या करना है, डेली रेगुलेट करना है। वायर पड़ना एक दिन का काम था, लिमिटेड टाइम वर्क था, तो उन्होंने लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट दिया, खत्म कर दिया। लेकिन अब इस इंटरनेट को मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मल ऑफिसर्स को या लोगों को हायर करते हैं, जिससे क्या वो डेली ऑपरेशंस को देख सके। तो ऐसे सेक्टर्स में क्या है, फॉर्मल भी मिलेगा और इनफॉर्मल जॉब्स, दोनों टाइप का एम्प्लॉयमेंट होता है। क्लियर, नेक्स्ट वन इज अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर जॉब। क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स। तो भैया ये क्या हो रहा था, रजिस्टर्ड फर्म में, तो ये क्या होगा, अनरजिस्टर्ड फर्म। क्लियर, और क्या होगा, यहां पे कितने लोग हायर हो रहे थे, मोर देन 10, लेकिन यहां पे कितने होते हैं, लेस देन 10 वर्कर्स हायरिंग। क्लियर, अब ये तो पहले से इनफॉर्मल है, तो इसमें फॉर्मल वाली बात हो नहीं सकती, ऐसा नहीं है। कई बार लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी फॉर्मल लोगों को रखते हैं, जहां पे 10 से कम लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कम फर्म का क्या करा रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है। वो लोग चाहते हैं कि मेरा जो स्टाफ है परमानेंटली वर्क करे, लेकिन वो रेशियो बहुत कम है। इंडिया में आज भी अगर देखा जाए तो इंडिया की जो इकोनॉमी में 90% वर्कर्स इनफॉर्मल है। 90% जो इकोनॉमी पार्ट है वो कौन कर रहा है, इनफॉर्मल वर्कर्स काम कर रहे हैं। क्लियर, फिर इसी में देखो एक और आता है, कौन सा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसी में अगला आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? अपने ही काम में बिजी रहना, मतलब एम्प्लॉयमेंट इन ओन वेंचर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन ओन वेंचर। तो इसके लिए तीन तरीके हो सकते हैं। एक होता है ओन अकाउंट एम्प्लॉयमेंट, आपने खुद की एक गुमटी खोल ली, एक दुकान खोल ली, या हो सकता है थोड़ा सा बड़ा काम हो जिसमें पार्टनर्स भी हो सकते हैं। क्या है? ओन अकाउंट एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? खुद का अपना कोई काम स्टार्ट कर देना। ठीक है, या कहते हैं क्या? एम्प्लॉयमेंट इन ओन बिजनेस। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयर्स। एज एम्प्लॉयर काम करना। एज एम्प्लॉयर समझ रहे हो क्या? रिलायंस है, टाटा, ये लोग क्या करते हैं? उनकी तो खुद की प्रॉपर्टी है ना, लेकिन वो क्या है? एम्प्लॉयर्स का काम करते हैं। देन लास्ट में आते हैं आप सब लोग, ये आप लोग लिए अनपेड फैमिली मेंबर्स। घर पे काम करो, इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? ये भी क्या, बेसिकली आपने काम किया, उसकी कुछ ना कुछ तो वर्थ होगी, बट उसका पैसा घर पे नहीं दिया। घर पे मांग दिया तो फ्लाइंग फ्लाइंग झाड़ू आती है, हैरी पॉटर वाली, बस उसमें बैठ नहीं पाते हो। ठीक है, बेसिकली अब बात करें हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एम्प्लॉयमेंट। अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो देखो, एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको कैसे बताए थे? दो टाइप के बताए थे, एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। और इनके लिए मैंने आपको सेक्टर्स बताए थे। कौन से सेक्टर्स बताए थे? दो सेक्टर बताए थे। एक क्या था? फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और दूसरा क्या है? इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्लियर? तो फॉर्मल सेक्टर की बात करें, सॉरी, फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज में, इसमें आज की डेट में अगर फॉर्मल एम्प्लॉयज की बात की जाए, फॉर्मल एम्प्लॉयज है इसमें मात्र 9.4%। समझ रहे हो? कितने? 9.4%। क्लियर? और यहां कितने? 0.6%। कितनी हालत बढ़िया है। ठीक है, मतलब क्या है? कुछ ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं जो क्या है, 10 लोगों से कम की हायरिंग करते हैं, लेकिन वो खुद को रजिस्टर्ड करा देते हैं। रजिस्टर्ड कराने के बाद वो चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो है हमारे साथ लगातार काम करे। तो उनका रेशियो कितना है? 0.6%। वही हम इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में कितना होगा? 9.8%। ठीक है, अगर जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो इनफॉर्मल जॉब कितनी क्रिएट करता है? 9.8%। मतलब बची हुई कहां जाएंगी? तो ये कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट कितना होगा बताओ? 10% हो गया है, और 80% में 70.2
70.2। ठीक से करो। देखो 9.4 ये है, सुनो 9.4 ये है, 9.8 ये है, दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा? 19.2। अरे भाई 90% में से 19.2 प्लस 0.6 हो जाए कि नहीं हो जाएगा? तो कितना बचेगा? 80.2%। दिख रहा ना भाई? अगर 100% था, 100% में 9.4% कहां गया आपका? फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉर्मल जॉब कर रहा है, यानी परमानेंट जॉब कर रहा है। और दूसरा क्या है? 9.8% क्या है? फॉर्मल सेक्टर में ही इनफॉर्मल जॉब कर रहा है, उसको कभी भी हटाया जा सकता है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो होगा। वही देखो 0.06%, 0.6% क्या है? वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, बट उनकी जॉब कैसी है? परमानेंट, यानी फॉर्मल जॉब हो जाएगी। देन अब सबको टोटल किया 100 में से, तो बचा क्या हमारे पास? 80.2%। जो लोग क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर में है और जॉब्स भी कैसी है उनकी? इनफॉर्मल ही है। क्लियर? तो बेसिकली अगर हम टोटल करें तो टोटल हमें क्या पता चल रहा है? आज की डेट में भी हमारा फॉर्मल सेक्टर कितनी जॉब्स क्रिएट कर रहा है? अप्रॉक्स 10%। और इनफॉर्मल सेक्टर 90%। अरे एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखे हैं, वो अप्रॉक्स में है। ठीक है, जोड़ोगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो क्या है ये 90% कहां से आ रहा है? 90% इज इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो इससे क्या पता चल रहा है? आज भी इंडिया में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा है। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट में इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब 2017-18 में जो रेशियो था कितना हुआ? जोड़ो 19.2%। ये सॉरी 2011-12 का है। बट अभी क्या हुआ? 2017 और 18 में ये रिड्यूस हुआ 17.3। उल्टा लिख दिया, सॉरी। 2017-18 में ये बढ़ के कितना हो गया? 19.2%। 2011-12 में ये कितना था? 17.2। लेकिन इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए भी ये क्या है? ये ग्रोथ बहुत कम है। दिस ग्रोथ इज स्लाइट लेस। इसलिए क्या है? इंडिया में इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज सो हाई। ये बात समझ में आ रहा? अब ऐसा क्यों हो रहा है? इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा क्यों हो रहा है? ये सोचा कभी नहीं? पहली बात तो क्या कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलपिंग होने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में फ्लॉज भी बहुत ज्यादा है। बेसिकली पैसा कम है तो कुछ ना कुछ तो कमियां रहेंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा? कुछ पैसे की कमी है और कुछ हम लोगों की कमियां है। ठीक, और दूसरा क्या है? फ्लॉज इन लॉ। इंडिया में जो लॉ प्रोसेस, लॉज जो हैं हायरिंग और फायरिंग के लिए बहुत ज्यादा रिजिड है। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो द इनफॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा? द फर्म्स आर अनेबल टू क्रिएट सच जॉब्स जस्ट बिकॉज देयर आर क्या है? फ्लॉज इन लॉज एंड फ्लॉज इन इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर? ये दो चीजें समझ में आ रही, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? तो नाउ वी हैव टू डू द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने क्या बताया? इनफॉर्मल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स फॉर 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक।
ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में इंडिया में 90% जॉब्स आज भी इनफॉर्मल सेक्टर में क्यों हो रही हैं? बिकॉज इवन ऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट क्या कर रहा है, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग टू मच ऑफ फॉर्मल जॉब्स। क्लियर? और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, हाँ, ड्यू टू फ्लॉज इन लॉ। इंडिया में जो क्या है, लॉज क्या है, लेबर लॉज बहुत ज्यादा टफ बने हुए। दूसरी चीज क्या है, इंडिया इज अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड देयर आर ऑल्सो सम फ्लॉज इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ्लॉज होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। देन अब क्या है, रिपरकशंस ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन। रिपरकशन मतलब इससे समस्याएं क्या क्या है? ठीक है, तो इसके लिए देखो दो तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो एम्प्लॉय को होगी, दूसरी एम्प्लॉयर को होगी। भाई जो वो काम करने जा रहा है उसको भी समस्या है और जो काम करवा रहा है उसको भी समस्या है। सबसे पहले अगर एम्प्लॉय की बात करें, फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के पास क्या है, सैलरी कैसी होती है, लो सैलरी। इनफॉर्मल सेक्टर में आप जब भी जाओगे तो सैलरीज कैसी मिलेंगी, लो, कम मिलती है। क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में आदमी ज्यादा सिक्योरिटी देखता, सैलरीज भी ज्यादा होती है। क्लियर? while in informal sector job security is low and salary is low। और यहां पे क्या मैंने क्या बताया, जॉब सिक्योरिटी भी कम है। क्लियर? लेस जॉब सिक्योरिटी। हो सकता है आज आप काम करने जाए और अगले दिन कोई क्या कह दे, अगले दिन कोई आप कह देगा निकल लो। देन बेनिफिट्स भी तो आपको मिलेंगे क्या इनफॉर्मल सेक्टर में? कोई बेनिफिट मिलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में? नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है, नो सोशल सिक्योरिटी। लाइक इसमें क्या डोलते हैं हम, पीएफ, पेंशन एटसेट्रा। क्लियर? दीज आर ऑल इन्वॉल्व इन रिपरकशंस ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन फॉर एम्प्लॉयज। क्लियर? वहीं अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें तो एम्प्लॉयर भाई लो सैलरी दे रहा है तो उसको क्या है, कुछ ना कुछ तो फायदे भी होंगे और कुछ ना कुछ नुकसान भी हो रहा है। भाई वो सैलरी कम दे रहा है तो कुछ सोच के ही दे रहा होगा, और वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस चला रहा है तो उसको कुछ फायदा भी हो रहा होगा। क्लियर? तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं इसको फ्लॉस भी होंगे, मतलब प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। दैट वी कैन से देयर आर सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस फॉर एम्प्लॉयर। अगर हम किसके लिए बात करें, फॉर एम्प्लॉयर्स के लिए बात करें तो एम्प्लॉयर्स के लिए क्या है, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में क्या है भाई, उनको सैलरी क्या देनी पड़ेगी, लो सैलरी देंगे। दैट मींस उनका बिजनेस कैसा है, लो कॉस्ट। भाई बेसिकली क्या है, जो भी कोई बिजनेसमैन आपको सैलरी दे रहा है वो क्या, उसके लिए तो वो कॉस्ट ही है। क्लियर? कॉस्ट कैसी है, लो। देन और क्या, लो कंप्लाइंसेस, लो कंप्लाइंस कॉस्ट। कंप्लाइंस कॉस्ट मतलब समझ रहे हो, किसी भी वर्कर को काम करने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए। क्लियर? तो भी क्या होती है, वो लोग कम लगाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। कहा ठीक है सेफ्टी मेजर्स हैं या नहीं है पूरे, इनका कोई मतलब नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर में। और क्या है, तीसरी चीज क्या बताई मैंने, फायरिंग इज कैसी है, आसान है। फायरिंग इज सो इजी और फ्लेक्सिबल। फायरिंग, किसी को भी आप हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, आज बोल दो कल से वो नहीं आएगा। क्लियर? वहीं अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या है, अब देखो कोई बंदे को आप उसको श्योरिटी नहीं है जॉब की तो क्या वो आपसे काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, काम नहीं दिखाएगा। काम नहीं दिखाएगा, उसको ये भी खतरा है कि मेरी यहां सिक्योरिटी नहीं तो कल को वो कोई उसको बेटर जॉब मिलेगी तो क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो उसको बार बार हायरिंग करनी पड़ेगी।
बिल्कुल। हायरिंग करनी पड़ेगी तो हायरिंग में भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट जाएगी भाई। आप किसी क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी को हायर करोगे, क्लियर, या कोई क्या करोगे, कोई प्लेसमेंट सेंटर को हायर करोगे जो क्या करता है कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, भैया हम आपके लिए क्या करेंगे, हायरिंग करेंगे। तो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ हायरिंग इंक्रीज्ड इन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड कमीशंस। क्लियर, कमीशन और एडवर्टीजमेंट के रूप में क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग बढ़ जाती है। अब देखो कोई भी वर्कर पहले दिन आएगा तो उसको क्या होगा, पहले दिन तो काम करने नहीं लगेगा, उसको पूरी फर्म के बारे में जानना है, सब लोगों से फ्रेंडली होगा, तो उसका क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा। और हर बार वर्कर जा रहा है तो हर बार क्या होगा, नया वर्कर आएगा, और नया वर्कर आएगा तो क्या होगा, ओरिएंटेशन कॉस्ट भी लगेगा। तो ओरिएंटेशन कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओरिएंटेशन कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड। अब जब आपको पता है वर्कर आपके साथ, आप वर्कर के लिए लॉयल नहीं हो, तो वर्कर क्या करेगा, भाग जाएगा ना, वो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो वर्कर की लॉयल्टी कैसी होगी, लेस लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। वो कहते हैं ठीक है यार करवाओ तो करवाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। देन अभी क्या, अब उसको पता है कि भैया आप उसको रखने वाले भी नहीं हो, तो क्या वो ट्रेनिंग करना पसंद करेगा, अगर हम सीखेंगे अभी तुम कल को भगा दोगे तो हम क्या करेंगे जाके, तो जनरल वर्क करना चाहता है। क्लियर, तो यहां क्या है, लेस स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग भी क्या चाहता है, बहुत कम करना चाहता है। क्लियर, और या वो क्या करता है, ये जो कंपनी मालिक होते हैं वो खुद भी ट्रेनिंग नहीं देना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है आज वर्कर को ट्रेनिंग देंगे, पैसा खर्च करेंगे, कल को वो बच जाएगा। तो भी दोनों सिचुएशन है, वर्कर भी नहीं ट्रेंड होना चाहता और मालिक भी ट्रेंड नहीं कराना चाहता। और क्या भैया, लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया में क्या है, कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करना हो 50 बातें सुननी पड़ती हैं, ये यहां से ऑफिस लाओ, वहां से कागज बनवाओ। ठीक है, एक रेस्टोरेंट डालने के लिए भी आपको फूड लाइसेंस बनवाना पड़ता है, फूड लाइसेंस के साथ फिर वो बताओ इतना स्पेस चाहिए, इतना एनवायरनमेंट चाहिए, सारी चीजें, तो ये क्या, ये सब कॉस्ट है ना। तो ये सब क्या, एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने में थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं, और जो मुसीबतें आ रही हैं तो क्या है, ईज क्या होगा, कम हो जाएगी। तो लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज फॉर द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर, ये बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। और क्या बताया, दूसरा बताया था फ्लॉज इन लेबर लॉज। लेबर लॉज में भी क्या है, कमियां हैं। जैसे क्या बताया मैंने, ये हो गया था, इसको नोट कर लेना। तो लेबर लॉस क्या है, हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे क्या बताया था, रिजिड हायरिंग एंड फायरिंग। बेसिकली होता क्या है, जहां पे 10 से ज्यादा जब फॉर्मल वर्कर काम करता है, फॉर्मल वर्कर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जिले के कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है। कमिश्नर वो कमिश्नर परमिशन देगा नहीं। ठीक है, अब मुसीबत क्या है, अब मान लो वर्कर मालिक के पास काम है, तब तो वो काम दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कल को काम नहीं बचेगा तो क्या करे, वो लेबर को हटा नहीं पा रहा, तो उसको सैलरी देगा तो क्या करेगा, उसके लिए तो वो नुकसान है। काम है तो देना ठीक है, काम नहीं है तो सैलरी देना मुश्किल है। इसलिए मालिक क्या चाहता है कि हम इनफॉर्मल लेबर रखें, मेरा काम खत्म हो जाए, हम भगा दें। इसीलिए इंडिया में क्या हो रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है, लॉज रिजिड है, हम किसी को हटा नहीं सकते, किसी को रख नहीं सकते। प्लस अगर देखो हायरिंग लॉस टफ हो जाए तब तो ठीक है। अब मान लो किसी को फायर करने में मुसीबत है, फायर करना बहुत टफ हो जाए कि अब मुझसे कोई कह दे मुझे किसी बड़ी फर्म में डाल दे, अब मुझे कोई निकाल नहीं सकता, तो मैं काम ना करूं,
तो क्या करोगे? निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते, सैलरी तो आएगी, तो ये भी गलत है। क्लियर? बहुत ज्यादा टफ हो जाए, बहुत ज्यादा इजी हो जाए कि जब मनाए मालिक का तब भगा दे, तो भी क्या है, ये लेबर के लिए नुकसान है। मालिक के लिए अच्छा है ना, मालिक के लिए अच्छा ना, लेकिन लेबर के लिए नुकसान है। ठीक है, तो ऐसा क्या होना चाहिए? दीज लॉज शुड बी मॉडरेट। कैसे होने चाहिए? मॉडरेट होने चाहिए। क्लियर? देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज। लॉज थोड़े बहुत नहीं है, लॉज भी कैसे हैं? बहुत सारे हैं। अकेले सेंटर के पास कितने लॉज थे? 44 लॉज अकेले सेंटर इंप्लीमेंट करता है, फिर स्टेट अपने अलग करेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ रहा? और क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस ऑफ लॉ। लॉज जो बने हैं वो कैसे हैं? उनका जो प्रोसेस है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स प्रोविजन ऑफ लॉज। अब होता क्या ऐसे केसेस में? फिर लेबर इंस्पेक्टर आता है, वो बोलेगा मालिक तुमने किया, लेबर कहेगा हमने किया, दोनों से क्या कहेगा, देखो ऐसा कर लो, दोनों लोग मिलके पैसा दे दो। वो क्या कर लेता है? ब्राइब ले लेता है, कहेगा घूस दो, जो ज्यादा पैसा देगा उसको धर नहीं धरेगा, छोड़ देगा। ठीक है, और क्या बताया? और क्या है? अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया में जो लॉस चाहते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्रीज बने हैं वो कैसी हो, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी है, सेफ्टी मेजर्स का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए लॉस के अकॉर्डिंग। बट हम तो अंडर डेवलप्ड है ना, तो अंडर डेवलप्ड की तरीके से काम करो। सेफ्टी मेजर्स जरूरी है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि आप हो इंडिया और बराबरी किससे करोगे? यूएसए से। तो यूएसए का आपको पता ही है वहां की इनकम कितनी है और इंडिया की इनकम कितनी है। तो क्या है, हाई सेफ्टी मेजर्स की वजह से क्या हो रहा है, यहां भी लोग चाहते हैं अरे ठीक है इनफॉर्मली रहने दो, ना किसी को बताएंगे ना कुछ होगा। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। बेसिकली होता क्या है इंडिया में, अगर आपको वहां कोई भी फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, वहां पे प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, प्रॉपर रेस्ट रूम होना चाहिए, प्रॉपर लंच रूम होना चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। जैसे जैसे एम्प्लॉयज बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको फैसिलिटीज भी बढ़ानी पड़ती हैं, और ये सारे कॉस्ट किस पे जाती है? एम्प्लॉयर पे ही तो जाएगी। तो एम्प्लॉयर क्या कहता है, ठीक है यार ये सब छोड़ो, हम इतना नहीं कर पाएंगे, वी विल डू द इनफॉर्मलाइज हायरिंग। क्लियर? फॉर्मल सेक्टर पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए किए गए रिफॉर्म। रिफॉर्म क्या किया गया? ये जो आपके 44 लॉस थे, ये जो 44 लॉस थे, इनको कन्वर्ट कर दिया गया 4 लॉस में। नाउ द नंबर ऑफ लेबर लॉस हैज बीन रिड्यूस। अभी कितने हो गए? 4 हो गए। एक जैसे आपको पता है फिक्स वेजेस, भाई कोई भी वर्कर हो अगर वो काम करता है तो उसके लिए एक फिक्स वेज होना चाहिए। उसने अगर 8 घंटे काम को किया तो उसको दिस अमाउंट विल बी पेड, उससे कम कोई नहीं देगा। क्लियर? नहीं ये है भैया मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट अभी भी इंडिया में है, बहुत पहले का लगा हुआ है। और क्या? और इसके लिए एक चीज और लाई गई, क्या? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। क्या लाया गया? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली क्या है, इसमें जो आपका वर्कर है वो एम्प्लॉयर द्वारा हायर किया जाएगा कितने टाइम के लिए? एक फिक्स टाइम के लिए उसको हायर किया जाएगा, उसके बाद उसको क्या होगा? हटा दिया जाएगा। उसके बाद मालिक उस लेबर खुद से चला जाएगा, उसका मालिक से कोई लेना देना नहीं होगा। अब इससे क्या होगा, अगर मालिक के पास काम है तो हो सकता है वो आगे अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले फिक्स टाइम लेबर का, कि भैया आपका जब अगला काम होगा तब करेंगे। अगर उसके पास काम नहीं है तो लेबर को अपने आप छोड़कर जाना पड़ेगा। इससे मालिक का कोई लेना देना नहीं होगा, तो मालिक पे भी कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? क्लियर? तो रिफॉर्मेशंस में क्या आया? द लॉज वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 44 टू 4 लॉज एंड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर? देन इसके बाद
इनफॉर्मलाइजेशन है तो क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कैसी है, कम है। इनफॉर्मलाइजेशन क्या हो रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन होने की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, बिजनेस नहीं हो पा रहे तो इन्वेस्टमेंट भी, और इन्वेस्टमेंट कम है तो जॉब क्रिएशन भी कम होगी। तो फिर से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गया। क्लियर है? और क्या होगा, अगर कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाता है तो भी इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा। कंप्लायंस कॉस्ट अगर बढ़ेगा, बेसिकली इन्वायरमेंट जो सेटअप देना है एक वर्कर को काम करने के लिए, एक वर्कर को काम करने के लिए जो इन्वायरमेंट देना है, ठीक है। कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, इनफॉर्मल जॉब्स फिर से बढ़ेंगे। क्लियर? So that's all for today, and tomorrow we will continue from the measurements of unemployment. Clear?